हेलो। आवाज आ रही हो तुम? चलो देखो, अभी तक तुम लोग को ये याद हो जाना चाहिए कि जैसे ये एक लाइन है अपनी, यहाँ पर कुछ एफ फोर्स लग रहा है, तो इस एफ फोर्स का ये वाला कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। अभी तक ये तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक चीज और क्या याद हो जाना चाहिए कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, ग्रेविटी का फोर्स लगता है नीचे की तरफ mg के बराबर। उस mg का ये वाला जो कंपोनेंट होता है, ये होता है mg साइन थीटा, और ये होता है mg कॉस थीटा। ये कंपोनेंट्स तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि बार बार यूज होंगे, ठीक है। mg साइन थीटा ये होता है, और ये होता है अपना mg कॉस थीटा, ठीक है। चैप्टर, नया चैप्टर चालू कर रहे हैं अपन। हेडिंग डाल दो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली अभी तक क्या था, अभी तक अपन बेसिक मैथ्स ही पढ़ रहे थे। यहाँ से पहला चैप्टर चालू हुआ है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। देखो, एनसीईआरटी कुछ फॉलो नहीं होगी, एनसीईआरटी अपने सिलेबस में कुछ फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एनसीईआरटी में बहुत सारी थ्योरी दे रखी है, लेकिन उससे ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। जैसे अगर मैं एनएलएम पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें एनएलएम की सारी डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएगी एनसीईआरटी पढ़ने से, लेकिन तुम्हें एग्जैक्टली चीजों का आइडिया नहीं लगेगा। तुम वर्क पढ़ोगे एनसीईआरटी से, तो उसमें दे रखा है कि यार एक चीज होती है कंजर्वेटिव फोर्स, एक चीज होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। लेकिन वो पढ़ के तुम्हें पूरी 100% फील नहीं आएगी कि कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। तो अपने को है ना, डेफिनेशन से मतलब नहीं रहेगा एग्जामिनेशन में। हमारी जो एग्जामिनेशन है उसमें डेफिनेशन पे फोकस नहीं होता, उसमें फोकस होता है एप्लीकेशन पे। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कंजर्वेटिव है और कंजर्वेटिव की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। थेरी अपन भी याद करते हैं, लेकिन अपन है ना पूरी पूरी डेफिनेशन याद नहीं करते हैं, अपन मेन कॉन्सेप्ट याद करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की सीक्वेंस फॉलो नहीं होगी, और अपना सिलेबस जो चलता है यहाँ पे क्लास में वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा एनसीईआरटी से। रीजन क्या है कि एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे एक टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, वो एनसीईआरटी में यहाँ चालू होता है और यहाँ खत्म होता है, एक पैराग्राफ है। और वो अपना पूरा चैप्टर है जो कि 10 दिन चलता है, 15 दिन चलता है, या ज्यादा चल जाता है। बात समझ में आई है? तो थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर एनसीईआरटी में 4 फॉर्मूले दे रखे हैं तो अपन 20 पढ़ेंगे, तो डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस रहेगा। और ऐसा है कि 11th के टॉपिक्स में मैं थ्योरी कम लिखाता हूँ, क्योंकि 11th के टॉपिक्स में मतलब थ्योरी इतनी काम नहीं आती है। जब 12th आएगी ना, तो मैं थ्योरी भर भर के लिखाऊंगा, बहुत सारी थ्योरी लिखाऊंगा। तो 12th की जो थ्योरी होगी वो तो तुम्हें बोर्ड पे भी पूरी काम आ जाएगी। 11th में क्या है, 11th में मेजर फोकस अपन न्यूमेरिकल की करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारा स्कूल का एग्जाम है, तो उसके लिए एक टिप देता हूँ, एनसीईआरटी के पीछे कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, वो पढ़ के और थोड़ी सी मेरी कॉपी पढ़ के चले जाना, काम हो जाएगा। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्कूल के क्वेश्चन तुम्हारे वहां से बन जाएंगे। कहाँ से? एनसीईआरटी के पीछे जो थ्योरी दे रखी होती है ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर करके, या वो जो ग्लोसरी करके कुछ दिया होता है रिवीजन के लिए, तो वहां से काम हो जाता है, वहां पर सारी डेफिनेशन अच्छे से लिखी होती है, ठीक है। बाकी तुम समझो यार, आराम से पढ़ते हैं अपन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। वापिस से डेफिनेशन भी याद है, तुम लोगों ने 9th क्लास में लॉ पढ़ रखे हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। लॉ वही की वही है। पहला लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लिख लो, लॉ ऑफ इनर्शिया।
मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, छापते जाना। An object at rest remains at rest until and unless an applied unbalanced force acts on it। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक एक अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता है। अब अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे है ना, यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर आगे 10 का फोर्स लग रहा है और पीछे 10 का फोर्स लग रहा है, तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्योंकि ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये 10, ये 10, ये पूरी तरीके से कैंसिल नहीं करेंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, अगर तुम पैरेललोग्राम बनाते हो तो रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा। ठीक है, अगर 10 का फोर्स इधर लग रहा है, 10 का फोर्स इधर लग रहा है, इधर एक फोर्स है, इधर एक फोर्स है, टोटल फोर्स बीच में कहीं आएगा, वो फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन अनबैलेंस फोर्स। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ। ये 20 का फोर्स, ये 10 का फोर्स, ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, बैलेंस नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे अनबैलेंस। ठीक है, डायग्राम बनाओ ये। अगर फोर्सेस कैंसल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड। अगर फोर्सेस पूरी तरीके से कैंसिल नहीं कर रहे हैं उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड। अभी अपन कर क्या रहे हैं, बेसिकली जल्दी जल्दी डेफिनेशन लिख रहे हैं और बिल्कुल सरफेस लेवल पे डेफिनेशन को समझ रहे हैं। फिर अपन क्या करेंगे, अपन टॉपिक चालू करेंगे एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। वहां से एफबीडी एक टॉपिक का नाम है। ठीक है, वहां से अपना मेन चैप्टर चालू होगा। अभी अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ डेफिनेशन लिखते जा रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, अपन सब कुछ समझना वहीं से चालू करेंगे। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट लॉ, जिसको अपन लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। जो सेकंड लॉ है, जो सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
अब ये जो डेफिनेशन लिखी है अपन ने, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बोला है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जो मोमेंटम है, मोमेंटम का सिंबल होता है पी। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करा जाता है पी से, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम वेक्टर हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है अपना मोमेंटम। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब थोड़ा सा याद करो, हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि जहां पर भी रेट वर्ड का यूज होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वहां पर अपन। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, जो मोमेंटम है ना, ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब क्या होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी को अपन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी के बजाय अपन इक्वल्स टू लगाएंगे। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना, तो कुछ कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप लिख सकते हो फोर्स इक्वल्स टू 1 टाइम्स dp बाई dt, या फोर्स इक्वल्स टू dp अपॉन dt। ठीक है, ये हो जाएगा अपना फोर्स का फॉर्मूला। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो आपके पार्टिकल का मोमेंटम है ना, मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिख रहा हूं। मोमेंटम के बदले में मास इनटू वेलोसिटी लिख रहा हूं। ठीक है, ये लिखने के बाद मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। जो भी अपन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जनरली उनका मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेरिएबल मास को भी स्टडी करेंगे, लेकिन वो 3-4 महीने के बाद। ठीक है, तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल का मास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते समय कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर फोर्स को अपन लिख लेंगे मास। ठीक है, और साथ में आ जाएगा dv अपॉन dt। ये आ जाएगा फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है, क्या हुआ, कांस्टेंट नहीं पता, कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू, नंबर 5, 10, जो फिक्स है, जो वैल्यू फिक्स है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो मास जो है उसकी वैल्यू फिक्स होगी, 5 kg, 10 kg, वो चेंज नहीं होने वाला, तो उस चीज को अपन बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मास को अपन ने क्या करा, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ये, मास बाहर आ गया, ये फॉर्मूला बना। अब ये टर्म को देखो, ये टर्म क्या है एग्जैक्टली जो dv है ना, अपन ने ये पढ़ा है। जैसे अगर मैं v लिखता हूँ, तो v होती है वेलोसिटी। अगर मैं डेल्टा v लिखता हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। इसको अपन पढ़ते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और अगर मैं dv लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी बहुत छोटा सा हो रहा है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी में बहुत ही ज्यादा छोटा चेंज हो रहा है, तो उसको डेल्टा वी लिखने के बजाय क्या लिखते हैं, डीवी लिखते हैं। उसको डेल्टा वी लिखने के बजाय क्या लिखते हैं, डीवी लिखते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखो,
जो डेल्टा वी है वो होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है वो बहुत छोटा सा है, अगर आपकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है वो बहुत छोटा सा है, तो उसको डेल्टा वी लिखने के बजाय क्या करते हैं, डीवी लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी एक तरह से। और चेंज इन वेलोसिटी को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हो ना, तो उसको बोलता है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सेलरेशन। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये अभी अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना अपन काइनेमेटिक्स, उसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये लिखा है चेंज इन वेलोसिटी और ये लिखा है टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को अपन क्या लिख लेंगे, इसके बदले में अपन लिख लेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मास आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फोर्स, ये आ जाएगा फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना है कि अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या ये सेकंड लॉ है? तो ये सेकंड लॉ नहीं है। सेकंड लॉ है ये, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय डीटी। लेकिन मास कांस्टेंट अगर होगा तो वो जो सेकंड लॉ है वो इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअल में सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ये है, फोर्स इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी। लेकिन जब हमारा मास कांस्टेंट होता है तो ये लॉ इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में। अब हम करते क्या है, हम 90% टाइम, 99% टाइम सेकंड लॉ के अंदर इस चीज का यूज करते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में सेकंड लॉ है क्या? ये सेकंड लॉ नहीं है, सेकंड लॉ ये है। ठीक है, तो भविष्य में जब मैं सेकंड लॉ बोलूंगा तो मैं इसको रेफर कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में सेकंड लॉ क्या होता है, ये होता है। ठीक है, चलो अब इसमें एक चीज और समझना कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो लिख लिया, लेकिन यहां पर ये फोर्स है क्या एग्जैक्टली? यहां पर जो फोर्स है ना, वो एक्चुअल में जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसमें 5-6 फोर्स लग रहे हैं, तो ये एफ रिप्रेजेंट करता है उन सबका रिजल्टेड। ये जो एफ फैक्टर होता है ये होता है नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब रिजल्टेंट, जैसे 5-6 फोर्स लग रहे हैं तो सबको वेक्टर के हिसाब से ऐड करना है, तो वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है ये वाला फोर्स। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, छापो उसको। मैं काम करूँ ना, उससे 2 लेक्चर की वीडियो देख लो और क्लास अटेंड कर लो कल से। अभी मॉर्निंग वाले बैच में पेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें बहुत जल्दी कवर हो रही है चीजें। अभी यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा वहां पे।
एक्सेलरेशन। अभिषेक बोलो बेटा। सर ये रिजल्टिंग फोर्स समझ में नहीं आया। रिजल्टेंट फोर्स मतलब तुम्हें रिजल्टेंट पता है क्या होता है? रिजल्टेंट, हेलो, सर वो प्लस करते हैं। रिजल्टेंट मतलब कि अपन सारे फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं, सारे फोर्सेस को वेक्टर के जो लॉ होते हैं ना उनके हिसाब से ऐड कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है रिजल्टेंट। जैसे यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आगे 10 का फोर्स लगा, आगे 20 का फोर्स लगा, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 30 का। तो ये 30 रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक्स डायरेक्शन में 10 का फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में 20 का फोर्स लग रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, वो होगा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, चलो इस पे आएंगे अपन, आगे क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड लॉ, स्टेटमेंट लिख लो साथ साथ में। इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। और एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ब्लॉक बना दिया। एक ऑब्जेक्ट है बी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर ए वाला ऑब्जेक्ट बी वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो बी वाला ऑब्जेक्ट भी ए वाले पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। अगर मान लो ए ने बी को धक्का दिया ना, जैसे मैं बोर्ड को अगर पुश कर रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ना बोर्ड की वजह से मुझ पर भी क्या हो रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। अगर ए ने बी पे कुछ फोर्स लगाने की कोशिश करी ना, कुछ फोर्स लगाया ना, तो बी वाला भी ए पे उतना फोर्स पीछे लगा देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देता है। ये होता है इसका मतलब। फॉर एवरी एक्शन, एक्शन मतलब ये वाला फोर्स, देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बराबर फोर्स लगता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब यहाँ पर आखिर के जो वर्ड्स लिखे हैं ना,
क्या? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज साइमल्टेनियसली। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेंगे ना, तो अगर इस बॉडी पे एक्शन बोल रहे हैं अपन, तो दूसरी बॉडी पे रिएक्शन फोर्स लगेगा। मतलब क्या होगा कि एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन लग जाए और एक ही ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन लग जाए, ये नहीं होता। अगर एक्शन एक ऑब्जेक्ट पे हुआ है तो रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे मिलेगा। बात समझ आ रही है? अगर एक्शन एक ऑब्जेक्ट पे है तो रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे होगा, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होता। और दूसरा पॉइंट है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? कि साथ में हो रहा है। मतलब जिस मोमेंट पे मैं बोर्ड को पुश करना चालू करूंगा, उसी मोमेंट पे, उसी सेकंड बोर्ड मुझ पर पुश करेगा। जिस सेकंड मैंने बोर्ड पे पुश करना चालू करा, उसी सेकंड पे बोर्ड भी मुझे क्या करेगा? पुश करेगा। जिस सेकंड पे ए वाला बी पे फोर्स लगाएगा, उसी सेकंड पे बी वाला ए पे फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने पहले बोर्ड को फोर्स लगा दिया, फिर 10 मिनट के बाद बोर्ड को याद आया कि रिएक्शन लगाना है। बात समझ आ रही है? कि मैंने अगर अभी फोर्स लगाया है तो बोर्ड भी अभी फोर्स लगाएगा। साथ साथ में फोर्स लगते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस का मतलब है साथ साथ। छापो उसको अच्छे से, लिख लिया था ना इसमें? एक साथ में फोर्स लग रहे हैं। चलो, अब इसके बारे में एक और चीज है कि जो एक्शन होता है और जो रिएक्शन होता है, ये जो दोनों फोर्स होते हैं, ये दोनों सेम नेचर के होना चाहिए। अब सेम नेचर का मतलब क्या होता है ये समझाता हूं मैं। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। Action and reaction forces must be of similar nature. अब तुम लोगों को फोर्स के बारे में, तुम लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा है? ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा है 9th में, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या बोलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पे ग्रेविटेशन टाइप का ही फोर्स लगाएगा। जो ग्रेविटेशन टाइप के फोर्सेस होंगे उनको एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे। बात समझ आ रही है? अगर आप किसी फोर्स को एक्शन रिएक्शन पेयर बोल रहे हो, तो वो फोर्सेस सेम टाइप के होना जरूरी है। मतलब अगर एक्शन ग्रेविटेशन टाइप का है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशन टाइप का होगा। अगर एक्शन पुश करने वाला है तो रिएक्शन भी पुश करने वाला होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, मतलब इसको अपन और समझेंगे, क्योंकि मैं अगला जो टॉपिक है वो अपना फोर्सेस ही है। अलग अलग टाइप के फोर्सेस को स्टडी करेंगे, तो उसमें क्या है, मेरे पास थोड़े नए नए नाम हो जाएंगे समझाने के लिए। जैसे नॉर्मल फोर्स आता है। अगर क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, दोनों कांटेक्ट में है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। जैसे मैं इसको पुश करता हूँ, इसको धक्का देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस बाउंड्री पर ये वाला उसको फोर्स लगाएगा और वो वाला इसको फोर्स लगाएगा। इस सरफेस के बीच में जो फोर्स आता है उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं ना, तो अपना हाथ कांटेक्ट में आता है,
ठीक है, तो वो जो पुश करने वाला फोर्स होता है उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर आपने एक्शन नॉर्मल फोर्स लगाया है तो रिएक्शन नॉर्मल मिलेगा, अगर आपने एक्शन ग्रेविटेशन फोर्स लगाया है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशन मिलेगा। सिमिलर नेचर के होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक्शन ग्रेविटेशन लगा दिया और रिएक्शन नॉर्मल मिल गया। बात समझ में आई? एक्शन रिएक्शन सेम नेचर के होने का मतलब क्या है कि अगर एक ग्रेविटेशन फोर्स है तो दूसरा नॉर्मल फोर्स नहीं होना चाहिए, दूसरा भी ग्रेविटेशन होना चाहिए। ठीक है, अभी तो छापते जाओ। चलो, अब देखो थर्ड लॉ जो है ना उस पर डिस्कशन पूरे चैप्टर में चलेगा, अभी के लिए डिस्कशन क्लोज करेगा। ठीक है, और नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इस पे सवाल भी करेंगे, तो इसको समझते भी जाएंगे आगे चल के, लेकिन उसके लिए कुछ और चीजें पढ़ना पड़ेगी पहले। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन कोई पूछने नहीं वाला है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जैसे होगा क्या, इस पूरे चैप्टर में आपको अलग अलग सिचुएशन दी जाएगी, आपको बोलेंगे ये ब्लॉक है, इसके ऊपर ब्लॉक है, इस पर धक्का दे दिया, एनालाइज करो कि क्या होगा। ऐसी सिचुएशन आपको दी जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें स्टडी करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपने को स्टडी करना है, हम उसका अलग से डायग्राम बनाते हैं, और उस डायग्राम में हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे की सारे फोर्सेस दिखा देते हैं। अगर उस पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटी का फोर्स दिखा दिया, अगर उसमें नॉर्मल का फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल का फोर्स दिखा दिया। उस पर लगने वाले क्या करते हैं, सारे फोर्सेस को अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं, सारे फोर्सेस को दिखा देते हैं। उस डायग्राम को बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं अपन, जिस ऑब्जेक्ट को हमें स्टडी करना है ना, हम उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा देते हैं। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं उसमें। इसलिए लिख दो, कहां पे लिखा हुआ, इन इन कंसिडरेशन।
जिस भी बॉडी को आप स्टडी कर रहे हो, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जिस भी बॉडी को आप कंसिडर कर रहे हो, जिस भी बॉडी को आप स्टडी कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दो, ये होता है एफपीडी। अब सुनना, इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझो कि उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस अपन दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से भी दूसरों पे फोर्स लग रहे होंगे, वो फोर्सेस नहीं दिखाना है। इस पे जो फोर्स लग रहे हैं ना, सिर्फ उसको दिखाना है। इसकी वजह से भी दूसरों पे फोर्स लग रहे होंगे, वो नहीं दिखाना। सिर्फ इस पे जो फोर्स लगेंगे वो दिखाना है, इसकी वजह से दूसरों पे जो फोर्स लगेंगे वो नहीं दिखाना। इस चीज को अपनी भाषा में लिख लो, हिंदी में। ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहे होंगे उनको नहीं दिखाना है। हमारे ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहे होंगे वो नहीं दिखाना है। हमारे ऑब्जेक्ट, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो ना, तो उस पे जो फोर्स लग रहे होंगे वो दिखाना है, लेकिन उस डायग्राम के अंदर इसकी वजह से दूसरे पे जो फोर्स लग रहे होंगे वो नहीं दिखाना। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ उसको। सुनना यहाँ पर, देखो, अरे यहाँ पर देखो, अच्छे समझ में आ जाएगा। M1 M2, दो ब्लॉक है, ठीक है। मान लो कि ये ब्लॉक M1 है, ये M2। मैं क्या कर रहा हूँ, M1 का एफपीटी बना रहा हूँ। अगर आप M1 का एफपीटी बना रहे हो तो इस पे जो फोर्स लग रहे होंगे वो बना दो। M2 का डायग्राम बना रहे हो तो इस पे जो फोर्स लग रहे होंगे वो बना दो। जब आप M1 का डायग्राम बनाओगे तो इसकी वजह से जो M2 पे फोर्स लग रहा होगा ना, वो इस पे नहीं दिखाना है ना। खुद पे जो खुद की वजह से जो दूसरों पे फोर्स लग रहा है वो दूसरों के फ्री बॉडी डायग्राम में आएगा, खुद के डायग्राम में नहीं आएगा। खुद की वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा कुछ ना कुछ, तो वो इसके डायग्राम में आएगा, खुद के डायग्राम में नहीं आएगा। ठीक है, वैसे एग्जांपल करेंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। चलो, ये अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं, उसको स्टडी करते जाएंगे। पहला है ग्रेविटेशन फोर्स। तुम लोग को पता है ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, Gm1m2/r²। ठीक है, अब हम अभी क्या करने वाले हैं, हम ऐसा बोलने वाले हैं, ये अर्थ है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस पे जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन फोर्स बोलेंगे Gm1m2/r²। लेकिन अभी अपन ऐसा बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू होगी m×g। सिंपल, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस पर हमेशा क्या होता है, अर्थ की वजह से नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स लगता है। उस ग्रेविटी के फोर्स की वैल्यू होती है m×g के बराबर। ठीक है, अभी के लिए बस इतना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो उस पर नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स लगता है, उस ग्रेविटी के फोर्स की वैल्यू होती है m×g के बराबर। एक चीज और, ग्रेविटेशन फोर्स एक प्रकार का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। का मतलब क्या होता है कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स के लिए ना दो ऑब्जेक्ट का
टकराना, कांटेक्ट में आना जरूरी है, वो दूर दूर भी है ना तो भी फोर्स लगा सकते हैं। ये तो तुमने देखा ही होगा कि अर्थ जो है वो मून पे फोर्स लगाती है। अर्थ और मून इतनी डिस्टेंस पे है, दोनों कांटेक्ट में तो है नहीं, बगैर कांटेक्ट के भी वो फोर्स लगा पा रहे हैं। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट जरूरी नहीं है। जो नॉर्मल रिएक्शन अभी अपन ने बनाया था, वो नॉर्मल रिएक्शन जो नॉर्मल फोर्स बने बनाया था दो ब्लॉक के बीच में, वो कांटेक्ट फोर्स है, वो तभी आएगा जब कांटेक्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है, नॉर्मल फोर्स। अब देखना, जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट की, जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने एक एफ फोर्स लगा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो आगे वाले ऑब्जेक्ट को धक्का दे। अगर मैं पीछे वाले ऑब्जेक्ट को धक्का देता हूँ तो ये क्या करेगा, आगे वाले को धक्का देगा। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट को धक्का देने की टेंडेंसी होती है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक फोर्स आता है, उस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, या इसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। इसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन। इसको अपन एन से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो अब देखो, नॉर्मल फोर्स से क्या होता है ना, नॉर्मल फोर्स से आप ऑब्जेक्ट को सिर्फ पुश कर सकते हो। इससे आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को सिर्फ पुश कर सकते हो। चलो ये हो जाने के बाद बाकी अपन कल देखेंगे अब। ठीक है, ये जितना भी मैंने पढ़ाया ना आज, उसको बस 2 बार रीड कर लेना और आज ही रीड कर लेना। ठीक है, अगली क्लास से जो भी चीजें चालू होगी ना, सब कॉन्सेप्चुअल होने वाली है। ठीक है, कुछ भी डेफिनेशन नहीं रहेगी, सिर्फ अपन क्वेश्चंस के फॉर्म में समझते जाएंगे। ठीक है, और ये चैप्टर में एक चीज समझना कि सारी चीजें क्वेश्चन के थ्रू समझी जाएगी।
जैसे अगर मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट समझाना है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल लूंगा। सिर्फ एग्जाम्पल से ही कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, ये डेफिनेशन से पूरी तरीके से चीजें समझ में नहीं आएगी। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो बाय बाय।